हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वीडियोस की एक न्यू सीरीज़, जिसमें हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर के बेसिस पे विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही दूंगी और उसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और बताऊंगी कि वो कैसे उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये जर्नी आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर के बेसिस पे पढ़ने में कुछ अलग ही इसका कुछ अलग ही चार्म होता है पढ़ने का, और इंटरेस्ट भी बना रहता है। ठीक है, तो और मैं आपको ये बता दूं कि हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वंशागति के नियमों का अध्ययन हम बायोलॉजी की किस ब्रांच यानी कि किस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं। तो बायोलॉजी की दो शाखाएं मेनली होती हैं, जिसमें आपका जूलॉजी और बॉटनी होता है, लेकिन हम यहाँ कुछ सब डिवीज़न की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वंशागति के नियमों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, किस ब्रांच में करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वंशागति क्या होती है, यानी कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक, वंशागति के नियमों के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि जो वंशागति, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वंशागति यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं, वो कैसे अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते रहते हैं और कैसे वो विभिन्न होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके वंशागति के नियमों के अंतर्गत आती है और इसी का अध्ययन हम करते हैं वंशागति के नियमों में। ठीक है, तो ये सब किस विज्ञान की आपकी बायोलॉजी की किस शाखा के अंतर्गत आता है, वो है जिसमें आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला है आपका साइटोलॉजी, दूसरा है आपका एनाटॉमी, तीसरा है जेनेटिक्स और चौथा है एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि कोशा विज्ञान, शारीरिकी या शरीर विज्ञान, अनुवांशिकी विज्ञान या भ्रूण विज्ञान। ठीक, तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? इसमें आंसर आपका होगा यानी कि अनुवांशिक विज्ञान या फिर अनुवांशिकी, यानी कि वंशागति के नियमों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? हम अंतर्गत करते हैं अनुवांशिकी विज्ञान यानी कि अनुवांशिकी, यानी कि इंग्लिश में हम इसको जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? हम उन सभी नियमों का अध्ययन करते हैं जिससे पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं वो कैसे उसके ऑफस्प्रिंग यानी कि उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ये लक्षण पहुँचते हैं। उसी नियमों, ये किसी नियम के अंतर्गत पहुँचते हैं, तो उन्हीं नियमों का हम अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो जो मेंडल हैं वो जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं और ये बहुत ही इन्होंने उम्दा काम किया था जेनेटिक्स के अंदर, और इन्होंने हमको बताया था कि कैसे लक्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं, यानी कि एक वंश से दूसरे जो वंश होता है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो वंशागति के नियमों का अध्ययन हम किस में करते हैं? हम करते हैं अनुवांशिकी के अंतर्गत। बाकी जो 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, पहले तो बात किया हमने जेनेटिक्स की, जो आपका आंसर होने वाला है ये। ठीक है, तो वंशागति के नियमों के अंतर्गत हम करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं? अनुवांशिकी विज्ञान के अंतर्गत। तो बात कर लेते हैं अदर 3 ऑप्शन की। पहला आपका है साइटोलॉजी यानी कि कोशा विज्ञान। तो कोशा विज्ञान के अंदर हम करते हैं कोशा का अध्ययन। कोशा क्या होता है? कोशा किसी भी लिविंग बीइंग की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? कोशा, यानी कि कोई भी लिविंग बीइंग जो बना होता है, उसकी बॉडी जो फॉर्म होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बिल्डअप होता है? वो होता है सेल से। ठीक, जैसे ही एक घर बना होता है ईंटों से, वैसे ही एक बॉडी बनी होती है, लिविंग बीइंग की बॉडी जो होती है वो बनी होती है सेल की, चाहे वो प्लांट की हो या फिर जो है एनिमल की हो। ठीक है, तो जिसमें आपका एक एक्सेप्शनल केस है वो है वायरस का। वायरस
जब दूसरे जंतु या फिर किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तब वो अपने अस्तित्व में आता है। जब तक वो किसी बॉडी के टच में नहीं होता तब तक उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो सेल ही एक एक्सेप्शनल केस है, वायरस ही एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी जो है कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल के। तो सेल की अंदर की जो चीज़ें होती हैं, उसकी जो आंतरिक संरचना होती है, वाय संरचना होती है, या फिर उसका जो फिजियोलॉजी होती है, उसके अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सभी का अध्ययन हम, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो सेल का जो हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि कोशा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है आपका शारीरिकी या शरीर विज्ञान, नेम से ही इंडिकेट हो रहा है एनाटॉमी। तो हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, हम ये किसी भी लिविंग बीइंग, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों का ही हम कैसा अध्ययन करते हैं, आंतरिक संरचना की अध्ययन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की अध्ययन करते हैं। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट का जो क्या होता है, वो जड़, तना और पत्तियों में बटा होता है, ठीक। तो जड़ का हम अध्ययन, उसकी जो एनाटॉमी होती है, लीफ की एनाटॉमी होती है, या फिर तने की जो स्टेम की एनाटॉमी होती है, वो किस तरीके की होती है, उसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या होते हैं। तो आंतरिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो वो हम शारीरिकी यानी एनाटॉमी के अंदर करते हैं। चौथा है आपका भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो के बारे में। अब एम्ब्रियो बनता कैसा है ये पहले जान लेते हैं। एम्ब्रियो बनता है यानी कि भ्रूण बनता है दो सेल के फ्यूजन से, यानी कि एक जो मदर से आता है और एक जो फादर से आता है। जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं यानी कि इनका फ्यूज़न होता है, तब जाके जो एक जाइगोट बनता है। जाइगोट में कुछ डिवीज़न होते हैं, उसके बाद वो एम्ब्रियो कहलाने लगता है। इसी यही एम्ब्रियो कैसे एक पूरी बॉडी का निर्माण कर देता है, इन्हीं सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत, यानी भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत। आई होप कि ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है उससे आप सेटिस्फाइड हो रहे होंगे, और आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, वो है आनुवांशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका शैवाल विज्ञान के अंतर्गत। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, एज अ नेम इंडिकेट शैवाल विज्ञान। तो शैवाल विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं शैवालों का, एल्गी का। तो उसको कहते क्या है इंग्लिश में, उसको कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही हम कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि कवक विज्ञान के अंतर्गत, ठीक। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तने में लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। कैसे वृद्धि होती है तने में, जो तना होता है वो क्या करता है, वो पौधे का सपोर्ट सिस्टम तना ही होता है। तने के ऊपर ही जो पूरा पौधा होता है वो टिका होता है, ठीक। तो तने की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो किस ऊतक के द्वारा होती है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो मैं चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। शीर्षत विभजोतक के विभाजन से, अंतर्वेशी विभजोतक के विभाजन से, शीर्षत व अंतर्वेशी विभजोतक दोनों के विभाजन से, या फिर पार्श्वी विभजोतक के विभाजन से। इंग्लिश में इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, अंतर्वेशी को कहते हैं इंटरकैली मेरिस्टेम, और पार्श्वी को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो जो तने की लंबाई में जो वृद्धि होती है उसमें क्या टेक पार्ट करते हैं, कौन कौन से टिश्यू टेक पार्ट करते हैं, तो शीर्षत और अंतर्वेशी दोनों ही ये टेक पार्ट करते हैं तने की लंबाई में वृद्धि करने में, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जब हम प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आपके तीन टिश्यू ऐसे होते हैं जो प्लांट की वृद्धि में सहायक होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, इसमें आपका तीन मेनली है, जिसमें आपका आता है शीर्षत, अंतर्वेशी और पार्श्वी, ठीक। तो जो शीर्षत एपिकल मेरिस्टेम होता है वो और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ये लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ डिवीजन की वजह से अंतर्वेशी शीर्षत से थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक। और जो पार्श्वी होता है, पार्श्वी विभजोतक के द्वारा जो तना होता है वो लंबाई में न बढ़ के चौड़ाई में बढ़ता है, ठीक है, यानी कि मोटा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। इसमें आपके पाए जाते हैं क्या, कैम्बियम, ठीक।
कैम्बियम की वजह से ही जो तना होता है वो मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, जो तना वृद्धि करता है, हमेशा याद रखेंगे कि वो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों की वजह से ही उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, और ये परमानेंट टिश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका है सजीवों का प्रमुख लक्षण है। तो सजीव यानी कि लिविंग बींग्स का जो प्रमुख लक्षण होता है वो क्या होता है, वृद्धि होती है, गुणन होता है, जीव द्रव्य होता है, गति होती है जी। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें आपका आंसर होगा जीव द्रव्य। क्या आंसर होगा, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, गति यानी कि लोकोमोशन, ठीक है। तो ये जो सजीव होते हैं उनका जो प्रमुख लक्षण, उनमें सजीवता आती कहाँ से है, वो आती है जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस की वजह से ही, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में, इन दोनों में ही आपका जीवद्रव्य ही ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से उसमें सजीवता बनी रहती है, ठीक। तो इसका क्या आंसर हो गया, ये हो गया जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। पांचवा आपका क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टीफन हॉल्स, कैरोलस लीनियस, मेलपीगी एंड थियोफ्रेस्टस, ठीक। तो आई होप सब लोग जानते होंगे कि वनस्पति विज्ञान के पिता हम किसको मानते हैं, या फिर कौन है जिनको हम मानते हैं या जानते हैं, वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो इसमें आपका आंसर द सही हो जाएगा, यानी कि 4 सही हो जाएगा। तो थियोफ्रेस्टस ही वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले जो प्लांट होते हैं, इनकी लगभग 500 प्रजातियों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और इसकी एक सूची बनाई थी। दैट्स वाई सबसे पहले, दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। स्टीफन हॉल्स, कैरोलस लीनियस, मेलपीगी, ये सब भी ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मतलब जीव विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरोलस लीनियस की। तो जो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने क्या किया था, इनका नाम रिलेटेड है टैक्सोनॉमी से। किससे रिलेटेड है, टैक्सोनॉमी से, यानी कि वर्गीकरण से। यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने द्विपद नाम पद्धति को दिया था, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या फिर लिविंग एनिमल है, उसको जो है इन्होंने क्या किया था, उसके 2 नाम होते हैं। नाम पद्धति इन्होंने ही दी थी, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, ये है टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। इन्होंने ही बताया था कि जैसे कि कोई प्लांट है जिसका जो बॉटनिकल नेम होता है, सपोज दैट कि हम एग्जांपल लेते हैं आम का, तो आम को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं, बट जो उसका बॉटनिकल नेम होता है, उसका बॉटनिकल नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक। तो इसका क्या नाम है, ये मैग्नीफेरा उसका जीनस हो गया और इंडिका क्या होगी, उसकी स्पीसीज हो गई, ठीक। तो ये द्विनाम पद्धति किसने दिया था, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेलपीगी की। तो मेलपीगी भी ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जो है कि मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है बायोलॉजी में कि ये बहुत ही अच्छे से जाने जाते हैं। मेलपीगी हम कह सकते हैं कि ये फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड है, हिस्टोलॉजी से भी रिलेटेड है और एनाटॉमी से भी रिलेटेड है। इनको हम क्या जानते हैं, इनको हम एनाटॉमी यानी कि जो आंतरिक संरचना का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं, इनको उसका फादर जाना जाता है, ठीक। यानी कि ये एनाटॉमी के फादर, प्लांट एनाटॉमी के फादर भी जाने जाते हैं। कौन, मेलपीगी। मेलपीगी का नाम जुड़ा है ब्लड से भी, आपके किडनी से भी, ठीक है, और ऊतकों से भी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है बायोलॉजी के क्षेत्र में, यानी कि जो जीव विज्ञान है उसमें इन्होंने प्लांट पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है और एनिमल पे भी काम किया है मेलपीगी ने। इनको हम कैसे जानते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत जानते हैं। अब बात करते हैं किसकी, स्टीफन हॉल्स की। तो इन्हें किसका प्लांट जो फिजियोलॉजी होती है उसके फादर के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड इन्होंने काम किया था। अब
बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो लास्ट के क्वेश्चन जो था उसमें हमने आपको बताया कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, थियोफ्रास्टस को कहते हैं, जिसमें आपका आंसर क्या था, द सही था। अब हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि वे पौधे जो हमें सब्जियां देते हैं उसका किस विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम उन सारे पौधे के बारे में पढ़ते हैं जो जिनसे हमें सब्जियां मिलती हैं। ठीक, आपका 4 ऑप्शन दिया है इसमें, ओलेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, एग्रोनॉमी एंड एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर है ओलेरी कल्चर, यानी कि ओलेरी कल्चर के द्वारा ही हम इसमें ही हम ऐसे पौधों के बारे में पढ़ते हैं जो जिनसे हमें सब्जियां प्राप्त होती है। सिल्वी कल्चर के में हम किसका अध्ययन करते हैं, वनों का अध्ययन करते हैं। ठीक, एग्रोस्टोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, हम घास फूस के बारे में पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम किसके बारे में जानते हैं, हम जानते हैं ऐसे पौधों के बारे में जो इससे हमें मतलब जो फसल हैं जो हमें अनाज देते हैं, उन सारे पौधे के बारे में हम एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि ओलरी कल्चर। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, यानी कि पादप यानी प्लांट तथा जंतु यानी कि एनिमल में सबसे बड़ा अंतर होता क्या है। ठीक है, तो जीव द्रव्य, पोषण, हम किसके अंतर की बात कर रहे हैं, हम प्लांट और एनिमल में अंतर की बात कर रहे हैं, हम लिविंग और नॉन लिविंग के अंतर की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 लिविंग और ऑर्गेनिज्म हैं, जो क्या है आपका, पहला प्लांट है, दूसरा एनिमल है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है जिसकी वजह से एक को हम प्लांट कहते हैं और दूसरे को हम एनिमल कहते हैं। तो इनमें जो अंतर पाया जाता है वो होता है पोषण का, यानी कि न्यूट्रिशन का अंतर होता है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जो जीवद्रव्य होता है वो पादप और एनिमल दोनों में पाया जाता है, जैविक क्रियाएं भी दोनों में ही होती हैं, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन भी दोनों में ही होता है। लेकिन जो पोषण होता है वो दोनों में अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है, जो पादप होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी कि हरित लवक पाए जाते हैं, जिसके हेल्प से वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता है, एनिमल के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है जिससे वो अपने भोजन का निर्माण खुद कर सके। जबकि जो प्लांट होते हैं, गॉड ने उनको ये गिफ्ट दिया है कि उनके अंदर जो हरित लवक पाया जाता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण वो स्वयं करते हैं। तो न्यूट्रिशन का अंतर हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक अंतर और होता है, वो होता है सेल वॉल का। किसका होता है, वो अंतर होता है सेल वॉल का। यानी कि जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में आपका जो है सेल वॉल यानी कि दृढ़ कोशाभित्ति, दृढ़ कोशाभित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि ये प्लांट सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। यानी कि जो दृढ़ कोशाभित्ति यानी कि सेल वॉल होती है वो किस में पाई जाती है, पादप सेल में पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ये आपका दूसरा जो है कि प्रमुख अंतर है। पहला आपका है न्यूट्रिशन का, दूसरा है आपका किसका, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यानी कि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है जबकि प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। ओके, तीसरा जो सबसे मुख्य अंतर होता है वो होता है कि जो प्लांट होता है वो हम जो हमारी सांसों के द्वारा, यानी कि जो हम सांस लेते तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, तो उसको ये क्या करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण में यूज़ करके उसको क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं ऑक्सीजन के रूप में, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसकी एब्सेंस में हमारी मृत्यु हो जाएगी। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, वो हमसे मिलती है पादप सेल से, यानी कि पौधों से में मिलती है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं या जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन ये है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था
4 ऑप्शन आपके हैं, अरस्तु, लेमार्क और ट्रेवियानस। तीसरा है आपका पुरकिंजे, चौथा है हक्सले। तो इन चारों में से जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था लेमार्क और ट्रेवियानस में, जिससे आपका आंसर हो जाएगा ब, यानी कि बी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? ये किया था लेमार्क और ट्रेवियानस ने। ठीक। अरस्तु को हम क्या जानते हैं? अरस्तु वो हैं जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था कि जो थियोफ्रिस्टस हैं, थियोफ्रिस्टस को हम वनस्पति विज्ञान के फादर के रूप में जानते हैं, और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको हम कहते हैं? वो हम कहते हैं अरस्तु को। ठीक। थियोफ्रिस्टस को हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का फादर कहते हैं या फिर जनक कहते हैं। यहाँ हमने बात कर रहे हैं, यहाँ हम फादर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था लेमार्क और ट्रेवियानस ने। अरस्तु, जो बाकी आपके ऑप्शन है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो अरस्तु हैं वो क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। पुरकिंजे कौन है? ठीक है, तो जो पुरकिंजे हैं ये रिलेटेड हैं किससे? प्रोटोप्लाज्म से। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म पे काम किया था। हक्सले ने क्या किया था? हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को ये बताया था कि वो एक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ठीक। प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म से कौन कौन जुड़ा है? ये जुड़े हैं पुरकिंजे और हक्सले। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था, जबकि पुरकिंजे ने हमें ये बताया था कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारे जो जीवन की भौतिकी है वो क्या है? वो है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। नौवां क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिकाएं किसकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं? पादप कोशिकाएं किसकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है? तो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, सेंट्रोसोम है या तारकाय, दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है अंतर्द्रव्यी जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चौथा है आपका राइबोसोम्स। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो जंतुओं के अंदर तो पाया जाता है लेकिन पादप के अंदर नहीं पाया जाता है? तो वो है आपका सेंट्रोसोम यानी कि तारकाय। इसमें आपका कौन सा सही होगा? ये सही होगा पहला, यानी कि अ। तो जो पादप सेल्स होते हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, और जंतु कोशिकाओं में ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं ये सेल डिवीजन के दौरान। ठीक, सेल डिवीजन के दौरान ये हेल्प करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल होता है, जो सेल के अंदर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि एनर्जी यहीं से बनती है। ठीक। तीसरा है आपका अंतर्द्रव्यी जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें आपका मेन फंक्शन क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। जो रफ होता है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इन्हीं राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्रैफिकिंग में भी मदद करता है। किसकी? ये मदद करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस इसके द्वारा किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं अंतर्द्रव्यी जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो हमारा आंसर है सेंट्रोसोम यानी कि तारकाय, जो जंतु कोशिकाओं में तो पाया जाता है परंतु पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल है, और वैसे ही आपका अंतर्द्रव्यी जलिका और राइबोसोम्स भी हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल हैं, और इनकी वजह से जो सेल की फिजियोलॉजी होती है वो कंप्लीट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी जानते हैं। सॉरी, 10वां क्वेश्चन यानी कि 10वां क्वेश्चन है आपका, पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? ठीक, अभी तक हम विभिन्नता की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या समानता होती है ये बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका है दोनों दिन में श्वसन करते हैं, दूसरा है दोनों रात में श्वसन करते हैं, तीसरा है दोनों दिन रात में श्वसन करते हैं, और चौथा है दोनों आवश्यकता होने पर श्वसन करते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों दिन व रात, एक मिनट, दोनों दिन और रात
दोनों ही समय में ये श्वसन करते हैं। यानी कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इनमें जो समानता पाई जाती है वो किस चीज़ की समानता है, वो है कि ये दोनों ही जीव यानी कि प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन की क्रिया इनमें कंटिन्यूअसली, चाहे वो दिन हो या रात हो, चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हाँ पौधे दिन में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो उनके श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो जो श्वसन क्रिया होती है वो दोनों में ही, पौधों में भी होती है और जो है कि एनिमल्स में यानी कि जानवरों में या हम और आप में भी ये कंटिन्यू होती रहती है, दिन और रात दोनों, यानी कि 24 घंटे ये चलती रहती है लाइफ लॉन्ग। जब लाइफ का एंड होता है तभी श्वसन क्रिया बंद होती है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपकी बायोलॉजी के कराए, जो कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को ये 10 क्वेश्चन को बहुत एंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब 10 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही बेसिक से हम बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।